हाय एवरीवन, दिस इज़ अर्पिता, योर वॉक इन विथ हर्पी। आप सबकी कुछ कॉमन क्वेरीज आ रही थी, जैसे कि अगर आपने फ्रीज कर दिया है तब आपको आगे क्या करना है, ओरिएंटेशन क्या होता है, कैसे होता है, एंड आपको कैसे पता चलेगा कि ओरिएंटेशन कब है। साथ ही साथ आपके बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे रिगार्डिंग फिजिकल वेरिफिकेशन कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकल वेरिफिकेशन में लेके जाना है, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा, एंड साथ ही साथ एंटी रैगिंग फॉर्म क्या है, आपको ये कैसे बनाना है या फिर कैसे कर सकते हो आप चीज़ें, एंड ऑल्सो आपको बुक्स कहाँ से लेनी है, सिलेबस क्या है, ड्रेस कोड क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखना, आराम से देखना। वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर हो सकता है बट बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है। मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगी तो जो भी आपकी क्वेरी है आप वहाँ पे स्ट्रेट अवे मूव कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने राउंड 1 में अपनी सीट फ्रीज कर दी थी या फिर राउंड 2 में आप अपनी सीट फ्रीज करोगे तो उसके बाद प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो देखिए, फ्रीज का मतलब क्या होता है, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, जो भी कोर्स में आपको अलॉट हुआ है, आप उससे फुल्ली सेटिस्फाइड हो, अब आप कहीं और मूव नहीं करना चाहते, तो आप जैसे ही फ्रीज करोगे आपके जितना भी काउंसलिंग वाला पार्ट है वो डन हो जाएगा। अब आपको किसी और चीज़ के लिए परेशान नहीं होना है। अब आप अपनी रेगुलर क्लासेस अटेंड कर सकते हो। आपकी क्लासेस 29 से वैसे तो स्टार्ट है, बट थोड़ा सा ओरिएंटेशन वगैरह होगा तो 1-2 दिन बाद आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, एंड इवन आपको थोड़ा सा बाद में जाके डाउट आएगा, अगर जब राउंड 3 आएगा एंड आपको राउंड 2 में अपग्रेड करने का मौका दिया जाएगा, तब बच्चों के मन में ये डाउट आएगा कि दीदी हमने तो अपग्रेड करा है तो क्या हम राउंड 2 वाले कॉलेज में जा सकते हैं। तो देखो, जब तक आपका अपग्रेड नहीं हो जाता तो जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है आप उसमें ही माने जाओगे, आपका एडमिशन वहीं कंसिडर होता है, तो आप उस कॉलेज में जा सकते हो, आराम से क्लासेस ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। अब मैं बात करूं कि ओरिएंटेशन क्या है, कैसे होता है, आपको कैसे पता चलेगा। तो देखो, ओरिएंटेशन इज़ बेसिकली अ ग्लिम्स कि ये कॉलेज में है क्या क्या। एंड आपके ओरिएंटेशन मोस्टली कॉलेजेस के स्टार्ट हो गए हैं, 27 से सारे कॉलेजेस के ओरिएंटेशन स्टार्ट हो चुके हैं। देखो, ओरिएंटेशन भी ना कई टाइप के होते हैं। एक होता है कॉमन ओरिएंटेशन, जहाँ पे आपको पूरे कॉलेज के बारे में पता चलता है कि कॉलेज के प्रिंसिपल क्या है, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कितनी सोसाइटीज़ हैं, कॉलेज की वर्किंग क्या रहने वाली है, ये सारी चीज़ें आपको कॉलेज के ओरिएंटेशन में पता चलती है, जिसे हम कॉमन ओरिएंटेशन भी कह देते हैं। एंड फिर उसके बाद होती है डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन। डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन यानी जो भी आपको डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है, लाइक अगर आपको बीकॉम ऑनर्स किसी कॉलेज में मिला है यानी आप कॉमर्स डिपार्टमेंट से हो, ठीक है, तो कॉमर्स वाली आपकी ओरिएंटेशन एक अलग होगी जो हम डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन कहेंगे। जैसे अगर किसी बच्चे को केमिस्ट्री ऑनर्स मिला है तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का आपका ओरिएंटेशन अलग से होगा। तो ये हो गई हमारी डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी कि कौन आपके टीआईसी हैं, अगर आपको कोई इशू हुआ तो आप किससे कन्वे कर सकते हो, किसके पास जा सकते हो। आपका ये जो डाउट होता है 3 ईयर का कोर्स होगा या फिर 4 ईयर का होगा, ये सारी चीज़ें आपको डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन में पता चल जाएंगी। टाइम टेबल क्या रहने वाला है, सब कुछ। ठीक है, तो जनरली ये 2 टाइप के ओरिएंटेशन तो हर कॉलेज में होता ही होता है। एंड फिर उसके बाद आता है एक सेकवेक का ओरिएंटेशन। सेकवेक आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, अब आपको 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं ना, तो इन सब का भी ओरिएंटेशन होता है। कुछ कॉलेज कराते हैं, कुछ कॉलेज नहीं कराते हैं। एंड 4th टाइप का ओरिएंटेशन होता है सोसाइटीज़ का ओरिएंटेशन। आपको कॉमन ओरिएंटेशन में ये तो बता दिया जाएगा कि हाँ हमारे कॉलेज के अंदर ये 10-20 सोसाइटीज़ है, ठीक है, बट आपको अगर एक भी सोसाइटी में इंटरेस्ट आता है तो आपको उस सोसाइटी के बारे में पता चलेगा सोसाइटीज़ की ओरिएंटेशन में। ठीक है, तो ये 4 टाइप की मेजरली हमारी ओरिएंटेशन देखने को मिलती है। अब किसी कॉलेज में 1 ओरिएंटेशन भी हो सकती है, किसी में 2 हो सकती है, किसी में 3-4 भी हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ओरिएंटेशन कब है, टाइमिंग क्या रहने वाली है। तो आपको वैसे तो कॉलेज मेल करते हैं, जो भी आपने ईमेल एड्रेस दिया होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसी पे आपको मेल आएगा, बट बहुत से कॉलेज मेल नहीं भी करते हैं। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगी कि जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसकी साइट ज़रूर से ज़रूर चेक करते रहा करो। डेली 1-2 बार चेक कर ही लिया करो, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। आपको पता चल जाएगा ओरिएंटेशन शेड्यूल कब है, कितने बजे से है, पेरेंट्स अलाउड हैं या नहीं है, आपको एंट्री कैसे लेनी है, सारी चीज़ें आपको बता दी जाती है, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, एंड रही बात कि एंट्री कैसे लेनी है, तो देखो जनरली जो आपकी एंट्री होगी ना वो आपकी पेमेंट स्लिप के बेसिस में होगी। जो आपने पेमेंट करी है ना, उसीलिए मैं कह रही थी कि उसका प्रिंट निकलवा लेना, उसे सेव कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो उसका आपका जो प्रिंट है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप आप कह लो, वो आपको प्रिंट आउट करवा के लेके जाना है। एंड साथ ही साथ एक चीज़ और आप रख लेना, दैट विल बी आपका
वैलिड आईडी प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह आप अपना एक रख सकते हो, उसकी फ़ोटो कॉपी भी चलेगी। मैंडेटरी वैसे आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप होता है, बट कुछ कॉलेज आपके आईडी प्रूफ भी मांगते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे आपको एंट्री मिलने वाली है। एंड कुछ कॉलेज का ओरिएंटेशन तो ऑनलाइन भी हो रहा है, तो आपको ऑफलाइन विजिट करने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड कुछ कॉलेजेस का जैसे जैसे शेड्यूल आता जा रहा है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बताते जा रही हूँ, तो आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वहीं पे मैं सारी चीज़ें आपको बता देती हूँ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, ओके। एंड हाँ, ओरिएंटेशन अटेंड करना मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है, बट अगर आप ओरिएंटेशन अटेंड कर सकते हो तो ज़रूर से ज़रूर करो, ठीक है, क्योंकि आपको आइडिया लग जाता है कि कैसे कॉलेज वर्क कर रहा है, क्या चीज़ें रहने वाली हैं, ठीक है ना। एंड आप डरो नहीं, मुझे पता है कि आपको टेंशन हो रही होगी कि ओरिएंटेशन कैसे होगा, क्या करना है। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी इसी चैनल पे, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, कि आपको ओरिएंटेशन वाले दिन क्या क्या लेके जाना है, कैसे कैसे चीज़ें करनी चाहिए, सब बताऊंगी, ठीक है ना। अब मैं बात करूँ अगर कि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन क्या फर्स्ट डे पे होगा, तो मैं आप सबको बता दूं कि 1-2 कॉलेज ही फर्स्ट डे पे आपका वेरिफिकेशन करा लेते हैं, बाकी मोस्टली कॉलेज के वेरिफिकेशन आपको 2-3 हफ्ते बाद ही देखने को मिल रहे होंगे। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि अगर आप कॉलेज नहीं आ पा रहे हो या फिर आप दिल्ली से नहीं हो, टिकट नहीं मिल रही है आपको एंड आप परेशान हो रहे हो कि हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन मिस हो जाएगा, हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। एंड ये जो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन है ना, ये भी आपको साइट पे पता चलता रहता है, तो साइट चेक कर लेना। एंड जब आपका ओरिएंटेशन हो जाता है एंड इवन उससे पहले भी आपके जो क्लास ग्रुप है ना वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। एक बार आप क्लास ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो आपका कम्युनिकेशन बहुत स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। एंड इन दैट केस अगर मान लो आप नहीं आ पा रहे हो एंड आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है, तो आप अपने TIC से कांटेक्ट कर सकते हो कि सर मैम मैं इस रीज़न के कारण नहीं आ पा रही हूँ, तो उसका अल्टरनेटिव क्या है। देखो टीचर्स बहुत ज़्यादा कंसिडरेट होते हैं, तो आपकी चीज़ें कंसिडर करी जाएंगी, डोंट वरी। एंड आपका ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है ना वो डिपार्टमेंट वाइज चलता है, हर डिपार्टमेंट का अलग फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। तो आप जब कॉलेज जाओगे आपको चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो अभी से परेशान नहीं होना है। एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, क्योंकि अभी तक आपका ये पॉइंट क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो देखो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगाए थे वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपके फिजिकली भी चेक होंगे। तो मैं आपको एक बार डॉक्यूमेंट्स बता दूं, तो क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट तो हर एक बच्चे को लेके जानी है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। एंड फिर बात करें जिनके पास कोई रिजर्वेशन है लाइक OBC NCL ST SC कैटेगरी, EWS, इवन PWD कैंडिडेट, कश्मीरी माइग्रेंट्स भी आपको सुपर न्यूमरी कोटा होता है, तो किसी से भी आपने अप्लाई करा था उसका प्रूफ आपको लगेगा, जो कि आपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन के टाइम पे भी लगाया होगा, यानी कास्ट सर्टिफिकेट एंड आपके जो सुपर न्यूमरी वाले सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लगेंगी फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे भी। एंड देखो OBC NCL वाले बच्चे एंड EWS वाले स्पेशली आप लोग इसलिए परेशान हो रहे हो कि इनकम सर्टिफिकेट लगेगा या नहीं लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट आपका जनरली नहीं लगता है, तो परेशान मत हो, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट आपके CSS के बुलेटिन में इसलिए दिया गया है क्योंकि जो आपका OBC NCL का सर्टिफिकेट बनता है एंड EWS का सर्टिफिकेट बनता है वो उसी के बेसिस में बनता है। अगर आपकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम है तब जाके आपको OBC NCL एंड EWS में कंसिडर करा जाता है एंड उसी के बेस में आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। तो वो आपका एक बैकअप वाला है कि इनकम सर्टिफिकेट आपसे मांग सकते थे अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट में कोई उन्हें दिक्कत लगती है, तो बाकी ऐसे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये तो 3-4 हो गए आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, बट इनके अलावा भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जैसे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी TC, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट एंड साथ ही साथ आपके एक एंटी रैगिंग फॉर्म भी रिक्वायर्ड होगा, जो मैं आपको आगे अभी वीडियो में बताऊँगी क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। एंड हाँ, ये जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स बताए एंटी रैगिंग के अलावा बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। कोई कॉलेज ये चारों डॉक्यूमेंट मांग सकता है, कोई कॉलेज सिर्फ 2 सर्टिफिकेट मांगे इनमें से, या फिर कोई 3 मांगे, या फिर कोई 1 मांगे, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट आपका माइग्रेशन एंड TC रहने वाला है। मोस्ट ऑफ द कॉलेज माइग्रेशन एंड TC तो मांगते ही मांगते हैं, ठीक है। एंड अगर आप ड्रॉपर हो एंड आप परेशान हो रहे थे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो हर 6 महीने में रिन्यू कराना है, हमें कैसे मिलेगा, हम तो ड्रॉपर हैं, देखो आप स्कूल से रिक्वेस्ट कर सकते हो। आई होप आपका स्कूल जो है वो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोबारा दे देंगे। इन केस नहीं हो पाता है, डोंट वरी, जो आपका गैप सर्टिफिकेट है ना वो आप कॉलेज में बता सकते हो कि मैम आई वॉज अ ड्रॉपर,
तो इस कारण से मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं हो पाया है, तो आपको कंसिडर कर लिया जाता है। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं दिखा पाते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में फिर भी कोई मिस्टेक है तो मोस्टली कॉलेजेस आपकी प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं, वो आपको टाइम दे देते हैं कि हाँ बच्चे आप इस टाइम के अंदर मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल्दो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप हैंडी रखना, क्योंकि अगर आपको देने पड़ जाएँ तो आप दे सको। एंड स्पेशली अगर बाहर से आप आ रहे हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके आना अपने साथ, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, आप परेशान ना कर रहे हो घर वालों को कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है ना। एंड साथ ही साथ आपको ना पासपोर्ट फ़ोटो भी लेके आनी है अपनी, वो भी आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ आती हैं पूरे ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी। एंड साथ ही साथ आईडी कार्ड बनेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो पासपोर्ट फ़ोटो जो है वो आप अपनी लेटेस्ट निकलवा लेना कुछ। एंड हाँ, फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही चेक करे जाते हैं एंड आपको वो रिटर्न भी कर दिए जाएंगे एट अ टाइम, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर कॉलेज को सबमिट करना होगा तो वो आपसे फ़ोटो कॉपीज़ मंगाएंगे, फ़ोटो कॉपीज़ सबमिट होती हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होते, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स कॉलेज नहीं रखेगा। आई होप अब आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कुछ भी डाउट फिर भी रहता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अब मैं बता देती हूँ कि ये एंटी रैगिंग फॉर्म क्या है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हो कि कैसे बनवाना है, क्या करना है। तो बेसिकली एंटी रैगिंग फॉर्म इज़ कि आप रैगिंग को सपोर्ट नहीं करते हो, दैट्स इट, ये बस आपसे कॉलेज मांगता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब इसको बनवाना कैसे है, तो देखो कॉलेज की साइट पे आपको एंटी रैगिंग फॉर्म का एक फॉर्मेट दिख जाएगा। चाहो तो आप इसको सिंपली 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ के स्टैम्प पे प्रिंट आउट निकलवा के अपने से फिल कर सकते हो एंड सील लगवा के उसे सबमिट कर देना। एंड सेकेंड वे इज़ कि आप मिनिस्ट्री की साइट पे भी एंटी रैगिंग का फॉर्मेट फिल करके उसका प्रिंट आउट निकलवा के दे सकते हो। वो जो आपका मिनिस्ट्री की साइट पे होता है वो पूरा एक बड़ा प्रोसीजर है, बड़ा नहीं है, इजी है। आपको कुछ चीज़ें अपनी बस फिल करते जाना है, आपका एंटी रैगिंग फॉर्म बन के आ जाएगा, उसका आप प्रिंट आउट निकलवाओ एंड सबमिट कर दो। ये दोनों वेज ही वैलिड हैं, तो उसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट है एंड आपको बुक्स वगैरह कहाँ से अरेंज करनी है, क्या लेना है, कैसे करना है। तो देखो ऑफिशियली आपकी क्लासेस 29 से स्टार्ट है, बट 29 को जनरली हर कॉलेज में ओरिएंटेशन ही हो रहा होगा, तो 2-3 दिन बाद से आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एंड रही बात सिलेबस की एंड बुक्स की, तो दोनों ही आपके टीचर्स बता देंगे। सिलेबस तो आपको टीचर ही दे देंगे एंड सिलेबस के एंड में 2-3 बुक्स आपको रेफरेंस के लिए बताई जाती है, तो वो बुक आप रेफ़र कर सकते हो एंड वो सारी बुक आपको आपकी लाइब्रेरी से मिल जाएंगी। जनरली कॉलेज में कोई भी बुक नहीं लेता है, सारा काम हो जाता है, तो आपको यहाँ पे स्कूल जैसी चीज़ें नहीं रहने वाली हैं कि हर एक सब्जेक्ट की आप नोटबुक बनाओ, हर एक सब्जेक्ट की बुक लो, नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। आप देखोगे कि आप एक रजिस्टर लोगे, उसी पे सब कुछ लिख रहे होगे, तो कॉलेज पे ऐसा ही होता है, ठीक है। ऑल्दो इट्स नॉट एडवाइजेबल, बट आप भी देखोगे आप भी ऐसे कर रहे होगे सारी चीज़ें, ठीक है। एंड इवन वो एक रजिस्टर भी पूरे 3 साल तक नहीं फिल होता है, ये सच्ची बात है। सो हाँ, ऐसे परेशान मत हो। एंड बाकी आपकी जो लाइब्रेरी होगी आपके कॉलेज के अंदर, उसमें आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कॉलेज के अंदर लोग बुक नहीं लेते हैं, परचेज़ तो बिल्कुल नहीं करते हैं। आप सीनियर से जुगाड़ करोगे, अभी आपको PYQs वगैरह से हेल्प मिलेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। बट अभी इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि आपको एक्स्ट्रा अपने पैसे लगा के बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। टीचर से आपको ऑनलाइन बुक का PDF वगैरह शेयर कर देते हैं एंड हर चैप्टर आपको डिफरेंट बुक से पढ़ना पड़ सकता है, तो इसलिए कोई बुक लेने का फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है ना। अब DU के अंदर ड्रेस कोड क्या रहने वाला है, DU के अंदर कोई भी ड्रेस कोड नहीं है, आपको जो पहनना है आप वो पहन के जा सकते हो। बट आई विल एडवाइज़ यू कि आप थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लगना एंड जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप पहन के जाना। एज सच यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही पहनना है वही पहनना है, नहीं। आपको देखो पूरा दिन भर गर्मी में बैठना पड़ेगा, क्योंकि DU के अंदर जनरली हर कॉलेज में पंखे ही होते हैं जो हैं, ACs वगैरह कुछ कॉलेज में ही देखने को मिलती हैं, तो आपको गर्मी बहुत लगने वाली है यहाँ पे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि कंफर्टेबल होके जाना, ताकि आप आराम से पूरा दिन कॉलेज में रह सको, ठीक है। एंड अब मैं बात कर लूँ उन बच्चों की जो इस बात से परेशान हैं कि राउंड 2 में उनका अपग्रेड हुआ है, तो क्या उन्हें दोबारा से फ़ी पे करनी है। ऑल्दो मैंने अपग्रेड एंड फीस पे ये पॉइंट वैसे भी क्लियर कर दिया था आपका, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा फ़ीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी, बाकी फ़ीस जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल
जो आपका राउंड 1 वाला कॉलेज था उसकी फ़ीस थी 20,000 एंड राउंड 2 वाले कॉलेज की फ़ीस है 25,000। तो जो वो एक्स्ट्रा 5,000 है वो आपको पे करना पड़ेगा, बाकी आपको पे नहीं करना है। सिमिलरली अगर इसका हम रिवर्स वे में देखें कि अगर आपका जो पहले वाला कॉलेज था उसकी फ़ीस थी 25,000 एंड जो अभी आपको कॉलेज मिला है उसकी फ़ीस है 20,000, तो क्या करना है, तो उस वे में आपका जो 5,000 है ना वो रिटर्न आ जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स डिटेल में आंसर कर दिए हैं। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी होता है, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगी, ठीक है ना। तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। अपना कॉलेज स्टार्ट करो अच्छे से। आप 2-3 दिन बाद अपने कॉलेज में जा रहे होगे, अपनी कॉलेज जर्नी स्टार्ट कर रहे होगे। एंड इस चैनल पे मैं आपको सारी चीज़ें बताती रहती हूँ कि आपको कॉलेज लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब भी कर लो। Okay, so that's it for this video, and once again all the very best for your orientation day and your college journey. So bye.